नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र तिवारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म योगेंद्र टाइम्स पर। दोस्तों, पेट की विशेष श्रृंखला के तहत हमने पिछले कुछ सेशन में महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर किया है, जिसमें मुख्यतः हमने इतिहास के 3 महत्वपूर्ण बिंदु कवर किए हैं। पहला तो महात्मा गांधी से संबंधित, जिसमें आपने गांधी एवं उनका दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ भारत में जो भी प्रमुख आंदोलन रहे हैं उसके बारे में जाना। उसके बाद हमने सुभाष चंद्र बोस एवं उनकी आज़ाद हिंद फौज पर एक विस्तृत सेशन किया था, जिसे आप लोगों ने काफ़ी सराहा। मैंने जिन 2 सेशन की चर्चा की उससे उन दोनों को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है। आज उसी क्रम में हम तीसरा सेशन लेकर आए हैं, जिसमें पेट के लिहाज से 2 महत्वपूर्ण टॉपिक का वर्णन किया गया है। एक तो ये है कि इसके पहले अगर एंशिएंट हिस्ट्री में हम बात करें तो हमने मौर्य काल के तहत अशोक को पढ़ा था, पिछला सेशन जो हमारा था, और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे गुप्त काल के अंतर्गत समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय को। जानेंगे कि क्या इनकी खासियत है और किस तरीके के प्रश्न यहाँ से बनाए जा सकते हैं, और थोड़ा सा इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। हालांकि हम ये जानते हैं कि बहुत कम समय है हमारे पास, 24 को ही पेपर है और आज 22 तारीख है, तो आज के लिहाज से हमारे पास एक दिन ही समय है, परंतु मेरी पूरी कोशिश रहेगी इसी सेशन के आपसे सारे प्रश्न पूछे जाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले हम थोड़ी सी जैसे बात करें समुद्रगुप्त या हम शुरू करें चंद्रगुप्त द्वितीय को, इन दोनों से पहले हम थोड़ा सा इनके वंश प्रणाली के बारे में जानने की चेष्टा करेंगे। चाहे जिसको आप पढ़ेंगे उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है और एक ही बार में आपका वो क्लियर हो जाएगा, इसमें आपको परेशान नहीं होना है। और अंतिम दिनों में वही पढ़ें जो आपने साल भर पढ़ा है। अब कुछ लोग कहेंगे साल भर पढ़वे नहीं किए तो क्या पढ़ेंगे, उनको बस इतना करना, उनको हमारा वीडियो देखते चल रहा है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला थोड़ा, ठीक है। देखिएगा भैया कि भारत में हड़प्पा काल से लेकर मौर्यों के पहले तक जो प्रशासन का तरीका है वो अलग है। और मौर्य जब आते हैं, मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था कि चाणक्य या विष्णुगुप्त की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जब मौर्य वंश की स्थापना की गई तो भारत का वो पहला चक्रवर्ती साम्राज्य था और उस पर शासन करने वाला भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट कहलाया चंद्रगुप्त मौर्य। अब चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नींव रख दी, सबसे पहले टेंशन वही होता है कि घर में पहला आदमी चाहे लेखपाल बन जाए ना, तो उसका भौकाल मेंटेन है। अब एक बार वो लेखपाल बन गया तो उसके आगे धीरे धीरे बढ़ सकते हैं, लेकिन जब भैया कोई लेखपाल नहीं बना तो कैसे आगे बढ़ेंगे ना, पहला काम कठिन होता है। तो पहला ही जो मामला हमारे यहाँ बना मौर्य वंश में, भौकाल पूरा मेंटेन हो गया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। और उसके बाद आप देखते हैं उसमें बिंदुसार आया जिसने मेंटेन रखा, उसको बढ़ाया तो नहीं लेकिन मेंटेन रखा। अशोक जैसा राजा आता है जो सब कुछ बदल देता है और अपने नाम के आगे महान जैसा शब्द ऑटोमेटिक लगवा लेता है, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे गुप्त साम्राज्य की स्थापना होती है। कुछ बातें हम करेंगे गुप्त साम्राज्य से संबंधित। देखिएगा गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना हो रही है दोस्तों, गुप्त साम्राज्य, इससे कई प्रश्न किताबें थोड़ा सा अलग तरीके से लिखती हैं, कई भ्रांतियां आज आपकी टूटेंगी। और हमारा जो उद्देश्य होता है, मेन उद्देश्य कि आप अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति थोड़ा अपना लगाव रखें। हमारा मोटिव ये भी होता है कि आपके क्वेश्चन करवाने के साथ साथ आप थोड़ा अपने सांस्कृतिक पदचिन्हों को पुनः प्राप्त करने की ओर चेष्टान्वित हों। तो गुप्त साम्राज्य को अगर आप देखेंगे तो 319 में यह स्थापित हो रहा है। अब इसमें कोई एक चीज़ याद रखिएगा, ये ईसवी है, ईसा पूर्व मत जाइएगा, ईसवी में यह स्थापित हो रहा है। ये किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है हम जानेंगे, वहाँ पे क्या डाउट्स हैं ये भी जानेंगे। अन्य महत्वपूर्ण थोड़े से हम क्या करेंगे, संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। मान लीजिए इस तरीके के प्रश्न बने तो पहली बात तो ये आपको बताते चलें कि गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसको आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। पूछ लेता है कि किसे भारत का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसके पीछे कई कारण हैं। कारणों में मुख्यतः ये है कि इसमें कहा जाता है कि सांस्कृतिक के साथ साथ आध्यात्मिक विकास भारत का हुआ है। इसको आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। कहते हैं खूब मंदिर बनाने की परंपरा आप देखेंगे तो गुप्तों के समय ही शुरू हो रही है। जिस तरीके का आज आप मंदिर देखते हैं, मंदिरों में आप मुख्यतः जो ये मीनार वाली प्रथा देखते हैं, ये विमान जिसे कहा जाता है, ये वाली प्रथा मंदिरों में,
तो ये क्या है, ये मामला आज का है और ये गुप्तों के समय से शुरू हुआ है हमारे यहाँ। जिस तरीके का ये मंदिर बनता है, पहले जो हमारे यहाँ मंदिर बनते थे वो भैया ऐसे उनका मामला होता था, ऊपर सपाट जैसे घर बनाई जाती है ना वैसे बनाए जाते हैं। तो आज ये डिजाइन वाला जो मंदिर मिला हमें वो कहाँ से मिला, गुप्त काल से मिला। ठीक है, अब देखिए संस्थापकों की जब ये बात आती है तो संस्थापकों की बात में इसमें आता है दो नाम, एक तो घटोत्कच और दूसरा श्रीगुप्त। घटोत्कच एवं श्रीगुप्त द्वारा इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा, श्रीगुप्त द्वारा। और याद रखिएगा दोनों ऑप्शन में इसको कभी कभी पूछता है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो घटोत्कच या श्रीगुप्त दोनों ने की थी मिलकर। और दोनों ऑप्शन में कभी भी एक साथ नहीं देंगे, इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, परंतु कोई एक आदमी होता है जो बीजारोपण करता है, कोई एक आदमी उस वंश में होता है जो उस बीज को वृक्ष तक बना ले जाने में सफल हो जाता है। तो आप इसी में आगे पढ़ेंगे कि एक ऐसा राजा आता है जिसने गुप्त साम्राज्य को बहुत ज़्यादा स्थायित्व प्रदान किया। ठीक है, देखिएगा ये दोनों क्या थे, ये दोनों छोटे राजा थे और माना जाता है कि ये मौर्यों के शासनकाल में और फिर बाद में सातवाहनों के समय में उन्हीं के यहाँ जो है छोटे मोटे एक तरीके से सामंती व्यवस्था के अंतर्गत लोग काम करते थे, क्योंकि ये लोग महाराजाधिराज की उपाधि धारण करते हैं। तो इससे एक बात ये स्पष्ट रूप से मिलती है। परंतु आप देखेंगे कि गुप्त वंश की स्थापना के क्रम में सबसे पहला जो राजा यहाँ पे आता है उसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। क्या नाम है, चंद्रगुप्त प्रथम। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे और किसी तरीके का डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या लगे हाथ आप अन्य संबंधित प्रश्नों को भी पूछ सकते हैं, मेल भी हमें कर सकते हैं yogendratimes@gmail.com पर। चलिए ठीक है, हम देखते हैं भैया कि चंद्रगुप्त प्रथम का क्या मामला है। ठीक है, चंद्रगुप्त ये है प्रथम ना, कुछ लोग एक लिख देते हैं प्रथम की जगह, गलत है भैया, वर्तनी की दृष्टि से गलत हो जाएगा ना। चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी में आते हैं और 319 से लेकर 335 ईस्वी तक शासन करते हैं। तो भैया मामला कितने साल का लगभग रहा है, लगभग ये रहा है 13 साल के आसपास इन्होंने शासन किया है। 19 दूना 38, 16 साल के आसपास इन्होंने शासन किया। ठीक, 16 साल इन्होंने शासन किया। 16 साल में इन्होंने कई चीज़ें की, जैसे सबसे पहला काम इनका माना जाता है इन्होंने जो किया है वो ये किया कि गुप्त साम्राज्य को थोड़ा स्थायित्व प्रदान करने के बारे में इन्होंने कुछ काम किया। दूसरी बात ये किया कि 319 ईस्वी में, चूंकि ये पहले राजा रहे हैं तो इसीलिए 319 ईस्वी से इन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की। अब मान लीजिए पूछ ले आपसे गुप्त संवत की शुरुआत किसके समय में हो रही है भैया, तो गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम के समय में हो रही है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, 319 ईस्वी में। ठीक, गुप्त संवत। अब इसी समय मैं कुछ आपको और बता देता हूँ, जैसे हिजरी संवत 622 है, मक्का से मदीना जाना। ठीक है, हिजरी संवत चंद्रमा की कलाओं पर आधारित होता है। ठीक है, चंद्र कलाओं पर, चंद्रमा पर आधारित होता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे संविधान में विक्रम संवत का उल्लेख है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, विक्रम संवत का उल्लेख है हमारे संविधान में। शक संवत हमारा क्या है, राष्ट्रीय संवत है, इसको भी आप याद रखिएगा। ये कुछ चीज़ें हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा पढ़ने की अपेक्षा आप ये रखिए कि प्रश्न किस तरीके से बन रहे हैं। राष्ट्रीय संवत है शक संवत हमारा, जिसका आप चैत वैशाख पढ़ते हो, तो ये राष्ट्रीय संवत हो गया। संविधान में हमारे किसका उल्लेख किया गया है, विक्रम संवत को। तो इसे एक तरीके से हम संवैधानिक संवत कह सकते हैं कि जिसका संविधान में जिसे मेंशन किया गया। प्रस्तावना में आप देखेंगे तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी की बात की गई है। ठीक, तो ये वहाँ से बात थोड़ा सा निकल के आती है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना राजवाज किया, थोड़ा सा काम आगे बढ़ाए। इसके बाद आप देखें, चूंकि आपके यहाँ सिलेबस में चंद्रगुप्त प्रथम है नहीं, मैंने थोड़ा सा बता दिया कि इन्होंने एक कहानी बना दी। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे 335 तक राज किए। इसके बाद एक प्रमुख शासक आता है, उसका नाम है समुद्रगुप्त। ठीक, क्या नाम भैया, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के बारे में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं, तो इसलिए समुद्रगुप्त को थोड़ा हम अच्छे तरीके से और पढ़ते हैं, चूँकि सिलेबस में डायरेक्टली नाम भी मेंशन किया गया है। 335 ईस्वी से ये भाई साहब शासन कर रहे हैं 375 ईस्वी तक। ठीक, 375
75 ईस्वी तक, इसको दिमाग में आप रखिएगा। देखिएगा समुद्रगुप्त से संबंधित कौन से प्रश्न आपसे बन सकते हैं। जैसे समुद्रगुप्त भारतीय इतिहास का पहला ऐसा शासक है जो अलग अलग स्थानों की विजयों के लिए अलग अलग पॉलिसीज बनाता है। जैसे उसे अगर उत्तर भारत की विजय करनी है तो अलग पॉलिसी बना रहा है, दक्षिण भारत की विजय करनी है तो अलग बना रहा है, सीमांत प्रदेशों की विजय करनी है अलग बना रहा है, ठीक है, विदेशियों की विजय करनी, उनको मिलाना है अपने राज्य में तो अलग नीति बना रहा है। देखिएगा समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हुए चलते हैं। जैसे कहा जाता है कि समुद्रगुप्त बीड़ा बजाने का बहुत ज़्यादा शौकीन था। बीड़ा पहले का आदमी बहुत चीज़ों के शौकीन हुआ करते थे। आज का आदमी क्लर्क बने मर जाएंगे, कमर टेढ़ी हो जाएगी, वही क्लर्क बने ठीक है, उनमें कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पे शून्य है, वो कुछ नहीं जानते, वो बस इतने जानते हैं नकल करना जानते हैं और इतने जानते हैं सरकारी नौकर बन के मर जाना। थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा कि समुद्रगुप्त को आप पढ़ रहे हैं और इनसे संबंधित चूंकि सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन किया गया है, इसलिए यहाँ से प्रश्न भैया आपसे पूछा जा सकता है। मैंने पहले चीज़ आपको बताई कि ये वीणा बजाने का बहुत ज़्यादा शौकीन था, या यूँ कहें कि वीणा बजाने में पारंगत था। शौकीन होना अलग बात है और पारंगत होना अलग बात है। ये कविताएं भी लिखता था, इसीलिए इसने कविराज की उपाधि धारण की थी। तो कभी कभी पूछ लेता है कविराज की उपाधि किसने धारण की थी, तो समुद्रगुप्त ने धारण की थी। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और नेपोलियन कहाँ का था भैया? फ्रांस का था, यूरोप का था। और भारत का नेपोलियन किसने कहा है? इसको कहा इतिहासकार हैं B.A. स्मिथ ने। अब इसमें कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने की बात नहीं है। हालांकि नेपोलियन से बहुत आगे था समुद्रगुप्त ना। आप देखेंगे नेपोलियन तो अपने जीवन में भागा भागा फिरता है, बहुत संघर्ष करता है ना। जबकि आप समुद्रगुप्त को देखेंगे तो समुद्रगुप्त ने भैया अपने जीवन में कोई युद्ध हारा ही नहीं। तो जो जिसे जीता ना जा सके वो एक तरीके से क्या है? अजेय है ना। क्या है? अजेय है। और अजात शत्रु कौन है? जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो। हिंदी वाला 2 लाइन बता दिए, जाओ अगर पढ़ लिए, अगर आ गए तो ठीक है ना। हिंदी में भी इस तरीके से आपके पेट के सिलेबस में वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उसको आप थोड़ा केयरफुली तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। अजेय रहा है, अपने जीवन में कोई युद्ध नहीं हारता है समुद्रगुप्त, ठीक। और कविराज और वीणावादक इस तरीके की ये उपाधियां धारण करता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे इसने दक्षिण भारत को अपने नियंत्रण में लाने की नीति अपने। बाद में आप देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा समुद्रगुप्त की नीतियों को स्वीकार किया जाता है। और आप देखते हैं कि जब वैदेशिक सत्ताक्रम हमारे यहाँ स्थापित हो रहा है तो इसकी नीतियाँ कॉपी की जा रही हैं वहाँ पे, ठीक है। तो क्या है? बीड़ावादक है, ठीक है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है, अपने जीवन में कोई युद्ध नहीं हारा। साथ ही साथ याद रखिएगा इसका एक अभिलेख है जिसे हम प्रयाग प्रशस्त के नाम से जानते हैं, बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक। क्या कहते हैं? प्रयाग प्रशस्त। इसका नाम है प्रयाग प्रशस्त, ठीक। इसका एक सेना नायक था। क्या था? सेनापति जिसे आप कहते हैं, या सेना नायक, सेनापति। इसी को दंड नायक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इससे अब जैसे है क्या भैया, ये 2-2 पद होते थे गुप्तों के समय। एक व्यक्ति 2 मंत्री पद धारण कर सकता था। जैसे आज क्या है, 5-5 मंत्री पद एक लोग धारण करते हैं, खूब अपना घूस लेते हैं, मौज मस्ती आराम से चैन जिंदगी गुजारते रहते हैं ना। रक्षा मंत्री बने हैं, पता चले वित्त राज्य मंत्री बन गए, कुछ और बन गए, धरे सब पकड़े बैठे हैं, 4-4 5-5 पद रख लिए आराम से और मौज मस्ती कर रहे हैं। अमित शाह देखो बेटा कुछ नहीं है, जैसा घुसा दिए BCCI में। अब देखो कितनी बड़ी ऑरेंज बनाया है, बढ़िया मौज मस्ती कर रहा है आराम से चैन जिंदगी। अब ऐसे ये लोग भी थे, 2-2 मंत्री का पद धारण किए। इनका नाम भैया था हरिशेड़। क्या नाम था? हरिशेड़। बहुत भाई साहब को पूछता है। हरिशेड़ इनका सेनापति था जिसने प्रयाग प्रशस्त की
रचना की थी? आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है कि प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन है? हर्षेण है। हर्षेण किसके समय में रहा, ये आपसे पूछता है, तो हर्षेण समुद्रगुप्त के समय में रहा है। एक बात और भैया यहाँ पे याद रखिएगा कि हर्षेण ने जो ये रचना की है, ये रचना इसने की है चंपू शैली में, और चंपू शैली का आशय ये होता है कि गद्य और पद्य दोनों में की गई रचनाओं को चंपू शैली में की गई रचनाएं कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछता है कि किसमें किया गया है, तो गद्य एवं पद्य दोनों में यह रचना की गई है, इसको आपको दिमाग में रखना है। ठीक, तो समुद्रगुप्त से संबंधित ये कुछ बातें मैंने बताया। एक दो चीज़ें और आपको बता देता हूँ, ठीक है। समुद्रगुप्त से संबंधित ये इतने बिंदु आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसी में से पूछेगा। फिक्स है, जैसे नाम लिख दिया ना उसमें, गांधी पढ़ना तो गांधी जाओ देखो तुरंत आराम से, इतना बढ़िया सेशन मैंने बनाया है। ठीक, आप उसको देखिए अच्छे से, तुरंत आपको मजा आ जाएगा। आप देखिए आज़ाद हिंद फौज एवं सुभाष चंद्र बोस, मजा आएगा आपको, पढ़िए आराम से, उससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। ठीक, उसमें पूरी कोशिश की गई है कि हर एक तरीके के प्रश्नों को कहानी के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाए। उसके बाद आप अशोक को पढ़िए, अशोक हमने इतना अच्छे से बताया, आप पढ़िए, आपको पेपर के लिहाज से जो भी जरूरी है और मज़ेदार तरीके से उसमें मिलेगा। आज इसी तरीके से इसमें जो भी चीज़ें आवश्यक हैं हमने उसको आपको एक जगह पर पिरो के दिया है, और वो भी पेट स्पेशल के अंतर्गत। ठीक है, क्योंकि परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। प्रयाग प्रशस्ति कहाँ है भैया? प्रयाग में, इसको याद रखिएगा। क्या है? चंपू शैली में। इसमें क्या चाटुकारिता एक तरीके से हर्षेण ने की है इसकी, समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त बहुत बड़ा राजा, इसको जान लीजिए। समुद्रगुप्त को जब आप पढ़ेंगे, इतिहास कालखंड जब हम पढ़ाएंगे, पूरी कहानी जब उसमें बताएंगे, तो आप बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे। इस बात को आप थोड़ा सा दिमाग में पहले से बैठा है कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हालांकि नेपोलियन अपने जीवन काल में युद्ध हारा था, परंतु समुद्रगुप्त नहीं हारा था। चूँकि हमारे यहाँ वैदेशिक सत्ताएँ स्थापित रहीं, इसीलिए उन्होंने हमारे ऊपर एक तरीके से दबाव क्रिएट करके इसको घोषित कर दिया। इतिहासकार हैं B.A. स्मिथ। और B.A. स्मिथ भाई साहब कहीं भी गए, आप जैसे गांव देखे हैं, किसी आदमी को देख लिए, पता लगा थोड़ा थोड़ा, जैसे अनिल कपूर टाइप के आदमी बहुत मिलते हैं गांव में ना, थोड़े थोड़े मोछ रख लिया, मिल गए अनिल कपूर, तो आपको लगता है अनिल कपूर है, कई बार आप कन्फ्यूज रहते हैं ना। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब यहाँ से संबंधित, जैसे अगर हम भारत के पृष्ठभूमि को लेकर उस समय बात करें, तो दक्षिण भारत के विजय को लेकर सबसे ज़्यादा असमंजस की स्थिति बनी रहती थी, किस तरीके से इसको विजय किया जाए। तो आप ये महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं आपको 5 नीतियाँ इसने स्थापित की, आप याद रखिए। इससे बहुत बड़ी शिक्षा आप ले सकते हैं कि समुद्रगुप्त ने 5 तरह की नीतियाँ स्थापित की। ठीक, और इन 5 तरह की नीतियों में आप देखेंगे कि अलग क्षेत्र के लिए अलग नीति बनाई गई। इसमें से दक्षिण भारत के लिए जो नीति बनाई गई, इसे कहा गया ग्रहाण मोक्षानुग्रह। क्या कहा गया भैया? ग्रहाण मोक्षानुग्रह। कहे कि इन्हें जीत लीजिए और इन्हें अनुग्रह क्षमा कर दीजिए, ग्रहण मोक्षानुग्रह। ठीक, जीत लीजिए, ग्रहण कर लीजिए, जीत लीजिए, और इन्हें मोक्ष प्रदान कर दीजिए, छोड़ दीजिए, ये विनती करें आपको छोड़ दे। ठीक, तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि इनको जीतिए और इनसे क्या करिए, सिर्फ और सिर्फ टैक्स लीजिए, कर लीजिए। ठीक, इससे क्या होगा, गुप्त काल के आमदनी में इजाफा होगा। दूसरी बात इसने क्या कहा, दूसरी बात कहे कि जो उत्तर भारत वाले, ये कहे इनको क्या किया जाए भैया, कहे बहुत चालाक आदमी, इनको करिए भैया प्रसभोद्धरण, प्रसभोद्धरण। कहे इनका समूल विनाश कर दो, जिंदा न छोड़ो, जो ज़्यादा बोले उसको सीधा मार डालो, खत्म हो जाए कहानी। जैसे नेता होता देखो, कभी कभी पूरी गड़ियाँ पलटा देते हैं ना विरोधी के, पता लगा भैया एक्सीडेंट हो गया, मर गए, जनता जान रही, मार दिए गए ना, खत्म हो गया। जैसे आप महाराष्ट्र में इस तरह की घटना आप कुछ दिनों पहले एक मंत्री के साथ हुई थी, आपने सुना होगा। ठीक, बहुत सारे लोगों ने उस पर उंगली उठाई। अब विकास दुबे खुदे गाड़ी पलट गई, देखिए, बहरहाल तो अलग आदमी है, लेकिन गाड़ी पलटाई गई ना, तो समूल विनाश कर दिया, कहे इसका खत्म कर दो काम। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और किया जाता था, एक नीति और आपको बता देते हैं, पूछा जा सकता है। 5 में से हमने आपको 3 नीतियाँ यहाँ पे बता दी हैं, वैसे संभावना कम है, लेकिन पूछा जा सकता है, इससे हम पूर्णतया नकार नहीं सकते हैं। एक नीति इसने और अपनाई थी विदेशियों के प्रति। जो विदेशी, जो सीमा बैठे हैं ना, जो विदेशी लोग, इनको कहा जब यहाँ जाएंगे इनको मारेंगे हम, माला वाले क्षेत्र से यहाँ जाएंगे, जब मारेंगे तो इनको क्या करेंगे भैया,
कहे इनके लिए एक नीति अलग बनाएंगे, क्या बनाएंगे? आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन कन्योपायन। इतनी बड़ी नीति आपको बता दे रहे हैं, देख लीजिए भैया, ये लीजिए, हैं, आत्मनिवेदन कन्योपायन। कहे कि हम विदेशियों को जब भी इनसे युद्ध होगा हमारा, तो हमारा लक्ष्य यही होगा कि ये आके हमसे निवेदन करें और अपनी कन्याओं का हमारे यहाँ हमारे वंश में लाकर विवाह करें। आत्मनिवेदन कन्योपायन। तो इस तरीके से समुद्रगुप्त की नीतियाँ जैसे है क्या भैया, अब आपको टेंशन पकड़े हैं ना, टेंशन आपको इस तरीके से भाई साहब पकड़ा है, जीएस पढ़ना है, और जीएस बहुत बड़ा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। इतिहास पढ़ना है, अरे राम 5 नंबर का है, और 5 नंबर से मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें दिक्कत अलग से है, ठीक है। और यार भूगोल भी नहीं पढ़े, साला समस्या बहुत ज़्यादा है, हैं। करंट अफेयर अलग से दिमाग खाया हुआ है, 10 नंबर का है यार, तो ये भी 10 का है, ये भी 5 का है, और ऊपर से इकोनॉमी अलग दिक्कत की हुई है ना 5 नंबर का, और इन्वायरमेंट अलग दिक्कत है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक, ये 5 नंबर का अलग। तो इस तरीके से आप देखेंगे पॉलिटी अलग से है, सब भैया दिक्कतें है ना, दिक्कत है सब। उसी तरीके से अब आपको इससे क्या सीख लेनी चाहिए कि एक साथ सबके लिए अलग अलग नीतियां अपनाइए, कि इतने घंटे इसको पढ़ेंगे, इतने घंटे इसको पढ़ेंगे, जितना कंप्लीट हो जाएगा वही हम 2 दिन में पढ़कर पेपर दे देंगे। टेंशन नहीं लेना, हमारी नीति क्या होगी, सफल रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। 60 नंबर आप पा जाएंगे, 65 नंबर आराम से आप पास हो जाएंगे, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स होकर पेपर दीजिए। बाकी सब तो सर्वखलविदं ब्रह्म, ईश्वर आपके साथ है ही, ठीक है। अब देखिए 375 तक ये शासन करते हैं, और जैसे कि पढ़ते समय एक चीज़ याद रखिएगा कि गुप्त वंश में हम सारे राजाओं को नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं तो आप सोचे चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में मैंने कम बताया है, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, जो आपके सिलेबस में उसको कहानी से जोड़ रहे हैं, इसलिए हमने थोड़ी सी बात चंद्रगुप्त प्रथम की थी, इतना ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ जो सिलेबस में है पढ़ के, वो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय है। तो अब हम पढ़ेंगे भैया चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। ये बहुत ही अलग, ये भी शासक रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय, और साथ ही साथ इसके सामने एक उपाधि लगती है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। कार्यकाल आप देखेंगे 375 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक, ठीक, ये इनका कार्यकाल हो गया। तो लगभग ये 35 वर्ष, 75 है, 35 40 वर्ष, 40 साल इन्होंने राज किया। अब सोचिए आदमी, अगर कोई आदमी यार 40 30 साल राजा बना बैठा है, काम तो बढ़िया, कुछ ना कुछ तो कर ही देगा। तो ये लोग भी अपना खूब बढ़िया काम वाम किए। क्या किए भैया, अब बहुत सातिर आदमी, देखिएगा बहुत सातिर आदमी भैया, ये लोग अलग टाइप के इंसाने थे। जैसे पहला काम क्या किया इसने, पहला काम ये बहुत चालाक आदमी था, इसने कहा शादी विवाह इसी जगह करेंगे जहाँ से भौकाल मेंटेन हो जाए। क्या किया भौकाल मेंटेन करने के लिए, भौकाल मेंटेन करने के लिए ये किया, खुद की शादी कहाँ किया, नाग कन्या से की। ये क्या थी, जनजातीय टाइप की व्यवस्था थी, वहाँ से कर लिया, क्योंकि इन लोगों के पास उस समय शक्ति थी ना, शक्ति थी। और उसके बाद क्या किया, अपनी बेटी, इनकी बेटी थी प्रभावती, प्रभावती का विवाह इन्होंने वाकाटकों के यहाँ कर दिया। किसके यहाँ, वाकाटकों के यहाँ, वाकाटक। अब वाकाटकों के यहाँ जब शादी कर दी भैया, तो इससे इसकी जो शक्ति थी, क्योंकि वाकाटक उसमें बहुत शक्तिशाली थे। अब भैया सीधी सी बात है, बेटिया विवाह किया है, दामाद है, दामाद के यहाँ गए, कौनो दिक्कत है भैया हमारी मदद करो, दामाद के बताइए ससुर जी क्या दिक्कत है। अब ऐसे थोड़ी हर ससुर अमरीशपुरी की तरह थोड़ी होता है ना। अब पत्नियाँ खुद अमरीशपुरी बन जा रही हैं, बेच खा ले रही, एक साथ 4 शादी कर ले रही। चलो ठीक, तो शक्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब ससुर जी को दिक्कत हुई, मान लीजिए, अब पहुँचे दामाद के पास कि भैया हमको दिक्कत है ना। जैसे आजकल देखोगे क्या है कि भैया एक शादी हुई है, दूसरी शादी चुपके से किए हैं। अब पहले के राजा खुलेआम 4-5 शादी करते थे ना, इसलिए जिससे उनकी शक्ति बनी रहे। आजकल शक्ति बनी के चक्कर में बहुत ज़्यादा मारपीट हो जाती है, तरह तरह के केसेस लग जाते हैं। तो इससे बचे 4-5 शादी न करें राजा, जो नहीं पढ़ लें बहुत ज़्यादा, राजा जब प्रेरित हो जाए, ठीक है ना। तो आप देखेंगे ये शादी कर दिए, अब इनका दामाद ठीक ठाक है,
बढ़िया भाई भौकाल उसका मेंटेन है समाज में। तो भैया इनको दिक्कत हो रही थी, गए दामाद के पास, कहे भैया हमको ऐसी ऐसी समस्या है। दामाद जी कहे क्या बात है? कहे दिक्कत ये है कि शक शासक हमें दिक्कत दे रहे हैं। कहे कौन है? कहे रुद्र सिंह तृतीय है। कौन भैया? रुद्र सिंह तृतीय। कहे अच्छा, इसको तृतीय लिखिए। कहे रुद्र सिंह तृतीय है, इनको भाई साहब को समस्या कर रहे हैं, इनको समाप्त करना है। ठीक है, तो अपने दामाद के साथ मिलकर इनकी कहानी खत्म कर देता है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय इसको हरा देता है। और भैया यहाँ से प्रश्न बनेगा आपसे कि शकों को हराने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की? तो इसने उपाधि धारण की शकारी की। कौन सी उपाधि धारण की? शकारी की। इसको आप याद रखिएगा, कभी ये मत समझिएगा कि हराने के बाद शक संवत की शुरुआत की गई। इसको याद रखिएगा, शक संवत की शुरुआत यहाँ से इसका आशय नहीं है। इसने हराने के बाद शकारी उपाधि धारण की। शक संवत आप देखें कनिष्क के समय में शुरू किया जा रहा है। ठीक, और इसको बेसिकली शक संवत इसलिए कहा जाता है क्योंकि शकों के द्वारा इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। इसके हराने वराने कहानी इसके पीछे नहीं, इसको पहले हम बता दे रहे हैं साफ साफ। हराता है। अब यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कौन सा ऐसा शासक है, गुप्त शासक, जिसने शकों को हराया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्र सिंह तृतीय को हराया। ठीक, अपने दामाद के साथ मिलकर। ऐसे दामाद हैं कि मार वार डाल रहे हैं सबको। ठीक है, बताओ। ठीक है, और क्या किया भैया? यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है किसको हराया? शकों को हराया। किस शासक ने हराया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक, और दूसरी बात क्या हो सकता है कि इसने एक उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य। भारतीय इतिहास का पहला व्यक्ति है। क्या है? पहला व्यक्ति है, प्रथम व्यक्ति है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। किसकी उपाधि धारण की है? विक्रमादित्य। आप देखेंगे इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, एक विक्रम धन आदित्य। आदित्य मतलब सूर्य, सूर्य की तरह जिसका प्रकाश हो, जल प्रकाशमय हो, जो वही है विक्रमादित्य। इसने भारतीय संस्कृत में आप देखें, कल्चर में आप देखेंगे तो 14 विक्रमादित्य हुए हैं। कितने हुए हैं? 14। हमारे यहाँ एक आइडिया ये भी है कि अगर फलाने के बेटवा फला कोचिंग पढ़ के पास हुए हैं तो हमारा बेटवा वहीं पढ़े, भले फेल हुई है। ये समस्या है ना? ठीक है, सबका अपना अपना सिस्टम है। तो 14 विक्रमादित्य हुए हैं, जिनमें से पहला विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को कहा जाता है। और जबकि अंतिम और या 14वां विक्रमादित्य, मैंने इसको कई बार आपको क्विज के सेशन में बताया है, हेमू को कहा जाता है। और इसे अंतिम हिंदू शासक भी कहा जाता है जो अकबर से पराजित होता है। नमक का व्यापारी था, अपने जीवन में 22 युद्ध लड़े थे, 22 से 23 युद्ध, जिसमें से 1-2 युद्ध में सिर्फ हारा था, बाकी समस्त युद्धों को इसने जीता था। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। इसमें एक तथ्य और आप याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबार में नवरत्न रहते थे। इसको आपको दिमाग में रखना है, नवरत्न रहते थे। और नवरत्नों में कई लोग थे, इसमें से आप छपड़क को जानते होंगे, वराह मिहिर को जानते होंगे, घटकरपर ये भी थे, वरुरुचि थे। ठीक, कालिदास इसी के यहाँ थे। एक चीज याद रखिएगा भैया कि कालिदास में जैसे वर्तनी शुद्धि में भी आपसे प्रश्न बन सकता है। क्या बन सकता है? वर्तनी शुद्धि में भी। अब जैसे कालिदास को कालिदास नहीं लिखते, कालिदास लिखते हैं ना, तो 1 नंबर ये लो ना सेटिंग। कालिदास थे, घटकरपर थे, वरुरुचि थे, अमर सिंह थे, अमर सिंह ने अमर कोश लिखा है। तो ये जैसे क्या थे? नवरत्न थे। तो आपसे सीधे प्रश्न करेगा कि नवरत्न किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में थे। इसको आपको दिमाग में रखना है। और एक चीज और याद रखना है कि इन्होंने चांदी का रुपया चलाया। क्या चलाया? चांदी का सिक्का। इसको आपको याद रखना है, चांदी का सिक्का। याद रखिएगा भैया, हम बहुत ध्यान से बता रहे हैं आपको कि किताबें ये देती हैं कि चांदी का सिक्का चलाने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम है, जो कि गलत है। असल में चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने विवाह जिस लड़की से हुआ था, इनका कन्या से, उसके उपलक्ष्य में, अपने विवाह के उपलक्ष्य में इन्होंने सिक्का चलवाया था। उस कन्या का नाम था कुमार देवी, और उसी के नाम पर कुमार देवी प्रकार के सिक्के चलवाए। अगर आपसे पूछता कुमार देवी प्रकार के सिक्के किसने चलवाए भैया, तो आपको याद रखना इस लाइन को, इसीलिए मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, जबकि आपके सिलेबस में ये चीज़ नहीं है। चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाए थे। याद रखिए, द्वितीय भूल से मत मारिएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है, इसका मामला खत्म।
ठीक, तो प्रथम ऐसा व्यक्ति है जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर रहा है, चांदी का सिक्का चलवा रहा है, इसको आप दिमाग में रखिएगा, गुप्त वंश से संबंधित है। इसी के दरबार में नवरत्न रहे हैं। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको मैं बताते चलता हूँ, जैसे इसके यहाँ की सबसे एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसी के दरबार में, इसी के शासनकाल में फाहयान आता है। फाहयान भारत की यात्रा के लिए आता है। फाहयान, इसको आपको दिमाग में रखना है। फाहयान आता है, यात्रा करता है, ठीक, और अपने यात्रा वृत्तांत को फुकोकी नामक ग्रंथ में लिखता है। ठीक, ठीक है, इस ग्रंथ में लिखता है और वहां पे बताता है कि किस तरीके से इसने अपने साम्राज्य को विस्तारित किया था। इसके साम्राज्य के बारे में थोड़ी सी चर्चा करता है। देखिएगा, ज़्यादातर चीज़ें जो भी हम यहाँ पे बता रहे हैं वो आपके पेट के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इनको समझिए। और अगर कहीं पे दिक्कत हो रही तो हमें कमेंट करके बताएं। और जिस तरीके से आप लगातार हमारे सेशंस का फ़ायदा ले रहे हैं और कमेंट करके हमें सूचित कर रहे हैं, इसके लिए दिल से शुक्रिया आपको, और बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।